हाँ, तो नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करने हैं। तो उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी कुछ टाइम पहले गाजा स्ट्रिप करंट अफेयर में चल रही थी, ठीक है, या जिसको गाजा पट्टी भी बोल देते हैं, कहां पे है? वेयर इज गाजा स्ट्रिप लोकेटेड? आवाज नहीं आ रही है तो देखना म्यूट है, अब हिलाना मत, उसे बस म्यूट कर देना। आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। गाजा स्ट्रिप कहां पर है? इजराइल के साथ, इजराइल पैलेस्टीन के बॉर्डर पर। उसी से रिलेटेड हमारी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि देखो गाजा स्ट्रिप के पास एक एंट्रेंस पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं राफा एंट्रेंस पॉइंट। आपको क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, द राफा एंट्रेंस पॉइंट विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, वो लोकेटेड कहां पर है? ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या, पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है वो भी चल रहा है। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में भी थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। तो आपको 3-4 ऑप्शन बनेंगे, एक रशिया यूक्रेन बन जाएगा, एक अजरबैजान बन जाएगा, या दूसरा अपना अर्मेनिया बन जाएगा, या पैलेस्टीन बन जाएगा, गाजा स्ट्रिप बन जाएगा। सो बेसिकली मैं एक बार आपको लोकेशन दिखा देता हूं गाजा स्ट्रिप की। अगर इसमें है, ये देखो, ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट दिख रहा है? दिख रहा है, ये पॉइंट है राफा पॉइंट, ठीक है। यहां पे एक दूसरा पॉइंट भी आता है जिसका नाम क्या है? एरिस, ठीक है। ये बेसिकली 2 मेन एंट्रेंस पॉइंट है किसके? इजराइल के और पैलेस्टीन के, जहां पे गाजा स्ट्रिप में जो लोग रहते हैं उनके आने के लिए और जाने के लिए। मैं लिखवाऊंगा, 2 मिनट सिर्फ इसको सुन लो, ठीक है। और यहां पे एक तीसरा पॉइंट भी लाई करता है इस जगह पे नीचे, ये, और इसको बोलते हैं केरेम। अब जब पैलेस्तीन ने क्या किया, पैलेस्तीन के हमास आतंकवादियों ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमला किया और जो भी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो जो इजराइल था, इजराइल ने एरिस को और करीम को, दोनों ही पॉइंट्स को क्या कर दिया? ब्लॉक। और सिर्फ एक पॉइंट बचा है जिसका नाम क्या है? राफा। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बचा है जिसका नाम क्या है? राफा। और यहीं से लोगों की आने जाने का जो भी सिस्टम है वो चल रहा है। और ये जो राफा है बेसिकली इजिप्ट के साथ क्या करता है? गाजा स्ट्रिप के बॉर्डर को शेयर करता है। तो हमें जो क्वेश्चन बनेगा, द पॉइंट राफा विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, वो बेसिकली कहां पर है? तो हेडिंग डालो, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। और ये बेसिकली कहां पे है? गाजा स्ट्रिप में, जो कि कहां पे लाई करती है? इजराइल। और आपको यहां से एक और तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जो राफा पॉइंट है या जो राफा बॉर्डर है वो बेसिकली किन 2 लोकेशंस को कनेक्ट कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप। इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप। स्टार्टिंग में मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा था। उसमें मैंने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर जो भी करंट के अंदर डेवलपमेंट चल रही थी, क्या रीजंस थे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्लास में इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखो, इंडोनेशियाज अनाक काराकटुआ वॉल्केनो। नेक्स्ट जो न्यूज आएगी वो कौन सी आएगी? काराकटुआ वॉल्केनो। अभी एक रिसेंटली एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है जिसका नाम क्या है? काराकटुआ, माउंट काराकटुआ। माउंट काराकटुआ एक वॉल्केनो है जो कि अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है। आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि जो एक रिसेंटली वॉल्केनो इरप्ट हुआ है वो बेसिकली कहां से था और उसका नाम क्या दिया जाएगा? माउंट काराकटुआ। तो माउंट काराकटुआ लिख लो, स्पेलिंग KARAKATAU,
हाँ, KARATAU, माउंट काराकटुआ, और ये कहां पर है? इंडोनेशिया में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? क्या? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? कम ऑन गाइस। जकार्ता। जकार्ता। अब देखो, ऐसी चीज है कि ना, जो जकार्ता है वो सी लेवल राइज होने की वजह से ऐसे प्रोबेबिलिटी है कि जो जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की, वो क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी आने वाले टाइम में। तो इंडोनेशिया ने अपनी क्या करी है? एक फ्यूचर कैपिटल को डिक्लेयर किया है। एनीवन, क्या उस फ्यूचर कैपिटल का नाम है? नुसांत्रा। तो आपको यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली जो इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल को डिक्लेयर किया है, या जो अपने फ्यूचर कैपिटल को डिक्लेयर किया है, उसका नाम क्या है? नुसांत्रा। जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया बेसिकली आर्कीपिलैगो है। ये एक आर्कीपिलैगो जो होता है बेसिकली ज्योग्राफिकल टर्म होती है। एक सेकंड। आर्कीपिलैगो हम किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। सो इंडोनेशिया इज बेसिकली आर्कीपिलैगो। जापान भी एक आर्कीपिलैगो है, क्योंकि जापान भी ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। और इंडोनेशिया के अंदर लगभग 17,500 से ज्यादा आइलैंड्स प्रेजेंट है, और मोर देन 17,500 आइलैंड्स इंडोनेशिया के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारे पास यहां से दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। एक तो ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन बन जाएगा कि आपको पूछ लेंगे कि एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं आर्कीपिलैगो, इसका मतलब क्या बनता है? तो आर्कीपिलैगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, राइट? ऑनलाइन प्लीज जिसका भी माइक ऑन है ना, उसे ऑफ कर लो। आर्कीपिलैगो का मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड। दूसरा क्वेश्चन बनेगा माउंट काराकटुआ कहां पे रखा हुआ है? इंडोनेशिया। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो नुसांत्रा है वो किसकी फ्यूचर कैपिटल होने वाली है, या इंडोनेशिया ने जो अपनी फ्यूचर कैपिटल को डिक्लेयर किया है वो क्या है? इज दैट क्लियर? नुसांत्रा, NUSANTRA। नेक्स्ट एक बिल्कुल स्टैटिक सा क्वेश्चन है, उसमें ये लिखो कि जो सऊदी अरेबिया है वो क्या करेगा? 2034 का फीफा वर्ल्ड कप को क्या करेगा? होस्ट करेगा। सऊदी अरेबिया। बेसिकली पहले तो दो कंट्री क्या कर रही थी इसके लिए बिड कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया। ऑस्ट्रेलिया ने खुद ही अपने आप को एडमिट कर लिया यार, जो भी है। ऑस्ट्रेलिया ने खुद ही अपने आप को पीछे हटा लिया, क्योंकि जो फीफा वर्ल्ड कप की बिड जाती है, होस्टिंग राइट्स आते हैं, वो बहुत ही महंगे बिकते हैं। तो ड्यू टू इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को पीछे हटा लिया, और अब 2034 का जो अपना वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स हम किसके पास जाएंगे? सऊदी अरेबिया। तो इसको लिखो। अच्छा, वर्ल्ड कप तो इधर मोस्ट ऑफ ने देखा होगा, राइट? देखा है? हिस्ट्री में क्रिकेट की पहली बार किसी एक बैट्समैन को टाइम आउट दिया गया है, कौन? हाँ सर, एंजेलो मैथ्यूज। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट गॉट आउट बाय टाइम आउट। तो ये वाला जो न्यूज है इसको भी मेंशन कर लो। एंजेलो मैथ्यूज वर्ल्ड कप में रिसेंटली क्या हुआ है? टाइम आउट हुए हैं। एंजेलो मैथ्यूज बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू गेट टाइम्ड आउट। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि रिसेंटली जो एंजेलो मैथ्यूज करंट अफेयर्स में थे, टाइम आउट हुए थे, वो कौन सी कंट्री के लिए क्रिकेट खेलते हैं? एक तो ये बन जाएगा। दूसरा ये बन जाएगा कि एंजेलो मैथ्यूज विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो एक न्यूज से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला, वर्ल्ड का फर्स्ट बैट्समैन टाइम आउट कौन हुआ है? एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज कौन सी क्रिकेट टीम से खेलते हैं? दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये
एंजेलो मैथ्यूज विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं या रिलेट करते हैं? सो एंजेलो मैथ्यूज बेसिकली श्रीलंकन क्रिकेट से क्रिकेट खेलते हैं, तो इस चीज को भी मेंशन कर लेना। नेक्स्ट लिखना, सर इनको मतलब आईसीसी ने इनको रिसेंटली सस्पेंड भी किया ना। बेसिकली ऐसा हुआ था कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड था उसमें पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस हो रहा था, क्योंकि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी श्रीलंका की, उन्होंने पूरे के पूरे जो क्रिकेट बोर्ड था किसका, श्रीलंका का, उसको सस्पेंड कर दिया था, जिसकी वजह से आईसीसी ने क्या किया था, सस्पेंशन लगा दिया था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट न्यूज लिखो। देखो, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बेसिकली उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास एक बैट्समैन के पास 3 मिनट होते हैं ड्रेसिंग रूम से आने, ग्राउंड में आने तक और फर्स्ट बॉल को फेस करने के लिए। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो आईसीसी थी, आईसीसी ने उस टाइम लिमिट को सिर्फ 2 मिनट रखा हुआ था। तो एक बैट्समैन को क्या करना था, ड्रेसिंग रूम से आना था और पहली बॉल फेस करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेना था। अब 2 मिनट से टाइम एक्सीड किया तो जो शाकिब अल हसन था, बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कैप्टन, उसने अपील कर दी कि इसने टाइम ज्यादा लिया है और अंपायर ने इसको टाइम आउट दे दिया। तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज लिखो। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। यस गाइस, किसी को इसके बारे में कोई आइडिया? सर एक जगह एक किया जाएगा मतलब। अच्छा, ये जो अपनी स्कीम है ये स्टार्ट कब हुई थी? एनीवन? अभी कोविड आया था, कोविड के टाइम क्या हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी सारी बंद हो गई थी, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था और जो लोग थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे थे। ठीक है, तो सरकार एक योजना लेकर आई जिसका नाम क्या था, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। और इस पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत क्या किया गया, हर हाउस होल्ड को क्या किया जाएगा, 35 किलो अनाज हर महीने प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये तो यार कोविड टाइम की जो ये स्कीम है, कोविड टाइम पे लॉन्च हुई है, ये अभी न्यूज में किस लिए आई है, उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने बोला था कि जब तक ये कोविड फेज चल रहा है सिर्फ हम तब तक ही क्या करेंगे, इस वाली स्कीम को चलाएंगे। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको दिसंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया। जब दिसंबर 2022 आया तो गवर्नमेंट ने इसको 2023 तक क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब 2024 में क्या है, लोकसभा की इलेक्शंस है, तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, गवर्नमेंट ने इस वाली स्कीम को 1 जैन 2024 से लेकर 2029 तक 5 सालों के लिए इस वाली जो बेसिकली ये स्कीम है इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। क्या वो क्लास दुख हो रहा है? क्यों गलत है भाई? एनी रीजन? उनको रोजगार देने जैसे मतलब वो करेंगे सर, गलत होते हैं, आदत पड़ जाएगी। अभी हमने क्लास के अंदर ये किया नहीं है। आर्टिकल 45 मैंने डीपीएसपी जब क्लास में करवाया था तो मैंने बताया था कि क्या होता है। इसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई है कि स्टेट को आर्टिकल 47 के अंदर भी अलाई करता है, आर्टिकल नंबर 47 के अंदर, सॉरी आर्टिकल नंबर 47 के अंदर लाई करता है, जिसमें स्टेट की ड्यूटी होती है न्यूट्रिशन लेवल रेस करने की और साथ ही साथ क्या करने की, पॉवर्टी वगैरह हटाने की। तो एक तो हम इसको इस वाली स्कीम को इससे जोड़ के देख सकते हैं। दूसरी चीज, जब कोविड आया था, कोविड आने के टाइम पे जो बहुत सारे लोग थे पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए थे और उनके पास पैसे नहीं थे अपने आप को फंड करने के लिए। अभी जो आप बता रहे हो कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इस वाली स्कीम को आगे बढ़ा रही है, तो वो अच्छा नहीं है, राइट? आप ऐसा बोल रहे हो। आपने एक एक्ट का नाम सुना है जिसको हम बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, सुना है? इसके अंदर एक सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं उनको अनाज, उनको चावल और उनको जो भी पल्सेस वगैरह होती है वो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए के भाव में दी जाती है, राइट। और ये सारा का सारा सिस्टम एक स्कीम थी, पहले आई थी जिसका नाम था AAY, अंत्योदय अन्न योजना, जो 2000 के अंदर आई थी। अब ये वाली भी जो स्कीम है, कौन सी वाली, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी क्या कर रही है, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको मंथली 35 किलो का अनाज प्रोवाइड करवाएगी। तो इसमें गलत क्या है? सर ये मेरा कहने का मतलब ये था कि उनको काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए, ऐसे तो सर चीजें बढ़ जाएंगी सर ऐसे। MG नरेगा सुना है इसके बारे में, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, क्या फुल फॉर्म है इसकी? महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट। इसके अंदर क्या करती है गवर्नमेंट, रूरल एरियाज में, ये ऐसे नहीं लिखवा रहा हूं, इसको लिखते जाओ साथ के साथ, कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, जो जो डिस्कस कर रहा हूं आपको ये पूछेंगे कि जो MG नरेगा है उसका काम क्या है, उस स्कीम का सीधा सीधा बन सकता है। रोजगार देना। रोजगार देना, किनको रोजगार देना? रूरल एरियाज को। जो लोग 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं और विलिंग है काम करने के लिए, उनको क्या करना, रूरल एरियाज में रोजगार प्रोवाइड करना, राइट। और सिर्फ कौन से एरिया में? रूरल एरिया में। अब रोजगार दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्किल्ड वर्क, एक होता है अनस्किल्ड वर्क। तो जो MG नरेगा है वो कौन सा वर्क प्रोवाइड करवाती है? अनस्किल्ड वर्क, जिसमें किसी भी स्किल की जरूरत नहीं होती है। तो रोजगार भी तो यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जिस बंदे के पास स्किल है उसके लिए अलग कोर्सेज लेकर आए, वोकेशनल कोर्सेज गवर्नमेंट चलाती है, और दूसरी चीजें चला रही है। सब कुछ तो हो रहा है यार। हरियाणा से हो? हाँ जी, खट्टर गवर्नमेंट से परेशान हो? मैंने बोला नहीं, यही बात। सारी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं यार ऐसा होता है, चुनाव के टाइम आ रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। ये तो जस्ट अभी फेज स्टार्ट हुआ है दिसंबर का, जैन फेब आने दो, फिर तो और स्कीम्स, जब मैनिफेस्टो आएंगे गवर्नमेंट के, फिर और भी चीजें चलती हैं, राइट। आपको पता है राम मंदिर को जल्दी बनवाने का और जल्दी इनॉग्रेट करवाने का एक रीजन ये भी है कि 2024 में इलेक्शन। आप यूपी से हो सर? हाँ, यूपी से हूँ, लखनऊ से। ठीक है, हम तो बहुत खुश हैं यार, अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। मैंने बोला नहीं। नहीं एक्चुअली यार, नहीं लिटरली ऐसा है, जब से वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, क्राइम रेट काफी कम हुआ है। लखनऊ सिटी का, मैं लखनऊ सिटी से बिलोंग करता हूं बेसिकली, तो वहां का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, मेट्रोज बनी है, काफी बड़ी बड़ी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन लखनऊ के अंदर खुलना स्टार्ट हुआ है, कंपनीज आ रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो काफी अच्छी ग्रोथ चल रही है। बात खुल गया सर। हम्म, बात खुल सर ऐसे वो। बात तो 2014 में खुल गए थे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, चाइल्ड बिकेम द (95th) member of International Solar Alliance. International Solar Alliance. इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमें दो चीजें एक तो ध्यान रखनी है, एक किसके बारे में, चाइल्ड के बारे में, और दूसरा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। हाँ भाई, व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये बताओ? गुरुग्राम में। तो सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में लिखो, इसका हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम, हरियाणा। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये किसका इनिशिएटिव था? इंडिया और फ्रांस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज द इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। किन दो कंट्री ने इसको मिलकर चलाने की कोशिश करी, सॉरी स्टार्ट करने की कोशिश करी? दैट वर इंडिया एंड फ्रांस। ये चीज क्लियर? ठीक है। अभी एक मीटिंग चल रही थी जिसको हम बोलते हैं COP,
दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सीओपी नंबर 28 चल रही है, ये तो मेरे को आईएसए से याद आ गया। कहां पे हो रही है सीओपी नंबर 28? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अच्छा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, किस लिए होती है, कोई आइडिया? क्या बताऊं मैं? हमने आई गेस लास्ट मंथ के करंट अफेयर के अंदर भी सीओपी डिस्कस किया था, सीओपी 27 डिस्कस किया था शायद वो, जिसमें मैंने इजिप्ट के बारे में बताया था। अच्छा, सीओपी 27 इजिप्ट ने होस्ट किया था, और इजिप्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ अवार्ड बोलते हैं इजिप्ट में, ऑर्डर ऑफ नाइल। तो ये अवार्ड एंड ऑनर के उसके अंदर आएगा। आपको ये पूछेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ नाइल है वो कौन सी कंट्री का हाईएस्ट लेवल ऑफ अवार्ड है, और वो क्या आएगा? इजिप्ट। मेरे साथ कईयों ने यहां पे बैठे हैं, हिस्ट्री कवर करिए, एंशिएंट हिस्ट्री। नाइल रिवर के ऊपर एक हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी एक सिविलाइजेशन थी, उसका नाम क्या था? यस, आपने कवर करी। हाँ भाई, सीरियस, एक मिनट जल्दी बताओ। सुमेरियन और भी नाम था, नॉर्मल टर्म्स में क्या बोलते थे? मेसोपोटामिया किसके ऊपर थी? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस थी। टिग्रिस पे कौन थी? यूफ्रेट्स और टिग्रिस थी ना, दो रिवर थी। येलो रिवर पे कौन थी? वांगू चाइना, यांगजे भी थी, राइट। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन किसके ऊपर थी? नाइल रिवर के ऊपर। इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के ऊपर थी? एक सेकंड इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के ऊपर थी? यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के ऊपर थी? अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इंडस रिवर में, क्योंकि वो इंडस रिवर पे थी यार। क्या कर रहे हो? तो इसके बारे में भी लिख लेना, ऑर्डर ऑफ नाइल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अवार्ड ऑफ इजिप्ट। सीओपी 28 करेंटली यूएई में चल रही है, और उसमें आईएसए का रोल है, बिकॉज ये हाईलाइट क्यों हुआ, किसी को मिला है? नहीं, ये मेरे को इजिप्ट से याद आ गया। अच्छा, वैसे हाँ वैसे ठीक है, तो मैंने लिखवा दिया, स्टैटिक पार्ट था। सीओपी बेसिकली, सीओपी की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर जो बड़े बड़े इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, राइट, हाँ, क्लाइमेट, प्लास्टिक पोल्यूशन, या दूसरे चीजें जो क्लाइमेट को क्या कर रही है, हार्मली इफेक्ट कर रही हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करी जाती है, उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग करी जाती है, और साथ ही साथ क्या किया जाता है, उनके ऊपर जो एजेंडाज होते हैं उनको डिस्कस करके जो भी गोल्स वगैरह होते हैं उनको सेट किया जाता है, राइट। सो सीओपी 28 थोड़ा सा साइड में लिख लेना। सीओपी स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 27 किसने होस्ट करी थी? इजिप्ट, जिसका हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? ऑर्डर ऑफ नाइल। 28 कौन होस्ट कर रहा है? यूएई। क्लियर? सॉरी, कहां पे सर ये? यूएई। नेक्स्ट लिखो, ऑपरेशन जिंदगी, ऑपरेशन जिंदगी। हाँ, ऑपरेशन जिंदगी, इसमें लिखो, इट वॉज दी रेस्क्यू ऑपरेशन that was run in the Silk Yara और ये है कहां पे? उत्तराखंड। और इनमें एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम क्या है? आर्नोल्ड ड्रिस्क। हाँ,
जो इस ऑपरेशन को मेनली हेड कर रहे थे उनका नाम क्या था? आर्नोल्ड ड्रेस्क। देखो इसको, ऑपरेशन जिंदगी। ऑपरेशन जिंदगी किस लिए चलाई गई थी? सर वो क्या नहीं सर आपने टनल, ठीक है। ऑपरेशन जिंदगी कहां पे चलाई गई थी? ये उत्तराखंड। और किस लिए? टू रेस्क्यू द वर्कर्स फ्रॉम द टनल कोलैप्स ऑफ सिलक्यारा बेंड बर्कपुट टनल, जो कि कहां पे सिचुएटेड है? उत्तराखंड में। और इसके जो मेन आर्किटेक्चर थे वो कौन थे? आर्नोल्ड डिस्क। और आर्नोल्ड डिस्क कहां से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। वर्ल्ड कप के लिए पूछा था ना इन्होंने बाहर सबसे पहले। हाँ, ऑस्ट्रेलिया अच्छा, नोवाक जोकोविच का नाम सुना है? सुना है? सुना है? कौन है? टेनिस प्लेयर टेनिस के, लॉन टेनिस बेसिकली, ठीक है। तो लिख लो, नोवाक जोकोविच, नोवाक NOVAK, नोवाक जोकोविच, DJOKVIC, DJOKOVIC। recently won the ATP final titles, ATP A capital T final titles in Italy 2023। नेक्स्ट न्यूज लिखो जल्दी से। सर ये जो मतलब डेविस कप था वही है ये? हाँ, उसी के जैसे होता है एटीपी फाइनल्स, उसी के तरीके होता है। वो भी टेनिस से? हाँ, उसी से ही है। अच्छा, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है? इंडिया का और पानी वाला डॉल्फिन। कौन सी डॉल्फिन? इंडो गैंगेटिक, जो पानी में रहती है। भाई आपका कॉमन सेंस तो कमाल है। ठीक है, सर क्या नाम है उसका? गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन। हाँ, गंगा रिवर में मिलती है, ठीक है। अभी न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि इस डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली अपनी स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। सो गैंगेटिक डॉल्फिन बिकेम द स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा, आपको पता है डॉल्फिन जो होती है वो ब्लाइंड होती हैं, और कौन सी वेव्स का ये बात करने के लिए यूज करती हैं?
जैसे बैट्स वगैरह यूज करते अल्ट्रासोनिक 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 अच्छा अल्ट्रासोनिक से ये चीज मेंशन कर लेना जो डॉल्फिन्स होती हैं वो बात करने के लिए कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी वेव्स का यूज करती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स अब हमारे पास दो चीज होती है एक होती है अल्ट्रासोनिक एक होती है इंफ्रासोनिक जिससे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देना अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक कलश व्हाट इज द एवरेज ऑडिबल रेंज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज कलश कलश 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आपका नाम क्या है शिल्पा इंफ्रासोनिक क्या होता है अल्ट्रासोनिक क्या होता है ओके करण आइडिया कोई अरे नीचे देखना चाहते हैं सनी क्या नाम आपका काव्या यस काव्य एनी आइडिया अच्छा यहाँ से साइंस वाले कौन कौन है हाथ ऊपर करने पर साइंस वाले वाओ दैट्स ऑसम यस मैम एनी आइडिया रमन अनिकेत कोई आइडिया सर इंफ्रा साइज में जो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होंगी क्या नहीं और यस मैम ओके जो बिलो 20 हर्ट्ज होती हैं दे आर इंफ्रासोनिक और जो अबव 20 हर्ट्ज होती हैं दे आर अल्ट्रासोनिक वेव्स अच्छा डॉल्फिन से मेरे को एक और क्वेश्चन आता है जो डॉल्फिन है डॉल्फिन बेसिकली इज नॉट अ फिश डॉल्फिन इज अ मैमल डॉल्फिन इज अ मैमल बायो वाले कौन कौन है इधर बायो ओके व्हाट इज रेस्पिरेशन कहां से परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन हिंदी से आप इंग्लिश से क्या होती है रेस्पिरेशन और कौन कौन है बायो से व्हाट इज ब्रीथिंग इन और आउट गिल्स के थ्रू स्किल्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं इक्वेटिक में अलग-अलग होते हैं सर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के what is the meaning of just inhaling and exhaling the air इनहेलेशन एक्सहेलेशन ब्रीथिंग सर ये तो ये breathing है ब्रीदिंग है ना सर जो सेलुलर हमारे पास रेस्पिरेशन है अच्छा एरोबिक अच्छा रेस्पिरेशन हम कहाँ से परफॉर्म करते हैं सर नोज से हमारे एक सेकंड रुक जाओ सभी से पूछता हूँ एक टर्म होती है ब्रीदिंग और एक चीज होती है रेस्पिरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है एनीवन सर ब्रीदिंग में इन और आउट हम कर रहे हैं जो हमारे पास रेस्पिरेशन है जो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं जब इनहेल कर रहे हैं चीजों को एक्सहेल कर रहे हैं तो वो सेलुलर लेवल पे है यस रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन जो एक बॉडी है हर एक सिंगल सेल से परफॉर्म करती है वाइल जो ब्रीदिंग होती है ब्रीदिंग क्या होती है एक्सेल एक्सेल एंड इनहेल राइट वो सांस अंदर लो सांस बाहर करो वो वाला जो प्रोसेस है वो हम लंग्स से परफॉर्म करते हैं वाइल जो रेस्पिरेशन होती है जो हमारा मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है ग्लूकोज वगैरह बनाने के लिए यूज होता है वो हमारा हर एक बॉडी का सिंगल सेल परफॉर्म करता है इज दैट क्लियर गाइस सो जो डॉल्फिन्स होती हैं डॉल्फिन्स मैमल की कैटेगरी में आती हैं और ये जो सांस है गिल से नहीं लेती है लंग्स होते हैं इनके पास राइट तो ये ब्रीदिंग गिल से नहीं करती है कहां से करती है लंग से करती है तो ये चीज मेंशन कर लेना प्लीज टूना रोहू नाम सुना है कभी इसका फिश की कैटेगरी होती है फिश की हाँ राइट टूना फिश रोहू फिश ऐसे ही एक फिश है जिसका नाम क्या है घोल जो घोल फिश है घोल फिश बेसिकली क्या बनी है गुजरात की एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया तो आपको क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो घोल है घोल बेसिकली है क्या आपको उधर दिया जाएगा अ वैरायटी ऑफ फिश अ वैरायटी ऑफ एनीथिंग एल्स जो इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है तो बेसिकली आपने यहां पे याद क्या चीज रखनी है घोल और ये क्या है वैरायटी ऑफ फिश
गुजरात की ना सर? हाँ, और ये नेशनल स्टेट एक्वेटिक एनिमल बनी है किसका? गुजरात का। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? जिससे पूछूं वो बताना। यश यश यश, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? नहीं पता, ओके। अभिषेक, अहमदाबाद। तो सर मुझे 3-4 रिप्लाई और आएंगे अभी तो। हाँ, क्या नाम था आपका? काव्या। अहमदाबाद, ओके। अहमदाबाद, गांधीनगर। गांधीनगर, ओके। अहमदाबाद क्यों बोल रहे हो आप लोग? तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन देखते हैं? यस मैम, गांधीनगर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा थोड़ा कम देखा करो। अब मेरा एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे हिस्ट्री वाले सब दो ही हैं, तो ठीक है, उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। कौन सी डायनेस्टी थी गुजरात पे रूल कर रही थी? अच्छा, लेटर, नहीं, हाँ, लेटर एंशिएंट पीरियड में गुर्जर गुर्जर प्रतिहार बेसिकली एक डायनेस्टी थी जो एंशिएंट टाइम में रूल किया करती थी। कहां पर? मालवा वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में। और ये डायनेस्टी बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने मोहम्मद गजनवी का नाम सुना है, जिसने बैटल ऑफ तराइन फाइट करी थी किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। उसका सबसे पहला जो इन्वेजन फेस किया था जिस डायनेस्टी ने, उसका नाम था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जो कि मालवा और गुजरात वाले रीजन में रूल किया करती थी। ये चीज क्लियर? आगे चलते हैं। तो पहले कौन सी करी थी गुजरात की? मतलब एनिमल कौन सा? नहीं, वो रिसेंटली ही डिक्लेयर किया है। पहले नहीं। हाँ, ऐसा कोई स्टेट एनिमल डिक्लेयर करता नहीं है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल को डिक्लेयर करता नहीं है। बट अब ये ट्रेंड चला है पिछले कुछ टाइम से। कुछ एनिमल्स को छत्तीसगढ़ ने अपना बुल है, बुल वाइल्ड बफलो को छत्तीसगढ़ ने अपना नेशनल स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है। तो इस तरीके से चल रहा है, जो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर में वो डिस्कस करवा दें। नेक्स्ट लिखो, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कहां पे इनॉग्रेट किया गया वो बाद में बताता हूं। पहले तो ये बताओ कि 3D प्रिंटिंग होती क्या है, या कुछ सुना हो इसके बारे में, अदरवाइज मैं बताता हूं। व्हाट इज 3D प्रिंटिंग? वो ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन हाँ। जैसे ऑब्जेक्ट है ये वैसे ही रहेगा। हाँ, 3D प्रिंटिंग होती है कि जो भी किसी एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो, और साथ ही साथ उसको पीसी से कनेक्ट करके जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और एज इट इज चीज प्रिंट होके हमारे पास बाहर आ जाती है। सो तेलंगाना इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट एज वेल एज फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रिंट अ 3D टेम्पल। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल कहां पर है? हाँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल या रिलीजियस प्लेस? इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज लिखो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अपना एक एम्बेसडर को लॉन्च किया था। और वो एम्बेसडर किसे बनाया था? नहीं, वो तो उसको ये दिया गया था ना, राजकुमार राव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले मंथ की न्यूज है, क्या किया था? राजकुमार राव को अपना एम्बेसडर बनाया था। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी जागरूकता के प्रोग्राम होंगे उसका फेस कौन होगा? राजकुमार राव। इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाता है? तेजस, चीता, चेतक, रफेल। रफेल कहां से लिया हमने? चलो, फ्रांस। अभी ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने
एक सॉर्टी परफॉर्म करी है तेजस के ऊपर। बेसिकली तेजस एक फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, जिसमें अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने एक सॉर्टी परफॉर्म करी है। सॉर्टी होता है बेसिकली जो एयरक्राफ्ट में, फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठकर उड़ते हैं, उसको सॉर्टी बोलते हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ऐसा करने वाले इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से जो एयरक्राफ्ट हैं उनको इंडिया इंडिजीनियसली बनाता है। एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या जीरो आंसर भी हो सकता है। फर्स्ट एंड ओके, फर्स्ट एंड थर्ड और कोई भी नहीं है। ओके, और यार बोल रहा तो करो यार एटलीस्ट, जल्दी जल्दी बोलो, फिर जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट है, दैट इज तेजस। चीता, चेतक, रफेल तीनों फ्रांस से लिए हैं। इनको बस हमने अपना नाम दिया है। रफेल भी फ्रांस ओरिजिन का ही और फ्रेंच ही नेम है। चीता फ्रांस ओरिजिन का है, हमने अपना नाम दिया है। ये चीता और चेतक बेसिकली हेलीकॉप्टर्स हैं। तेजस और रफेल क्या है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। रफेल की सिर्फ 2 स्क्वाड्रन है करंटली, और कहां पे है, एक वेस्ट बंगाल में है और एक कहां पे है, अंबाला एयरबेस पे है। 36 रफेल लिए थे हमने फ्रांस से, जिसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी चली, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया 2024 में इसको प्रिसाइड करने वाला है। सो इंडिया को इसकी मेंबरशिप मिली है, किसकी, 2024 की। तो इसमें लिखो इंडिया गॉट द मेंबरशिप ऑफ, सॉरी, होस्टिंग राइट्स। इंडिया गॉट द होस्टिंग राइट्स ऑफ, मैं लिख देता हूं, इंडिया गॉट द होस्टिंग राइट्स ऑफ अब ये इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि जो वर्ल्ड में 87% शुगर का ट्रेड होता है उसको कौन परफॉर्म, उस पर पूरी नजर कौन रखता है और उसको चलाता कौन है, यही इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। अच्छा, शुगर से मुझे एक क्रॉप याद आ रही है जिसका नाम होता है शुगर केन, राइट, गन्ना। गन्ने से हम एक बाय प्रोडक्ट होता है गन्ने का जिसको हम बोलते हैं एथेनॉल। अभी इंडिया में एक पूरी तरीके से एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, किसके साथ, पेट्रोल के साथ, जिसके अंदर जो रेशो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 20:80 का। और जो आज के करंटली BS6 इंजन आ रहे हैं वो भी इसी इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बेस्ड आ रहे हैं। BS6 बेसिकली भारत के जो इंजन भारत के अंदर बनते हैं उनका कौन सी स्टेज है, 6th स्टेज है। और मिनिस्ट्री की पूरी ये जो भी गाइडेंस है वो इनको मिली हुई है कि आगे से जो भी इंजन्स भारत के अंदर डेवलप होंगे वो क्या होंगे, एथेनॉल को भी सपोर्ट करते होने चाहिए। एक सिंगल BS भारत स्टेज 6 फुल फॉर्म। BS6 तो मेरे पास भी है, तो उसमें नहीं, मतलब BS7 में BS6 में भी आ रहे हैं, अभी इसी साल से स्टार्टिंग से हुआ है। तो ये मतलब किसी मतलब कंट्री के ग्रुप ने स्टार्ट किया हुआ है ना, जैसे अभी G20 में बताया गया कि हमने स्टार्ट किया। हाँ, उसी का भारत का भी इनिशिएटिव है भारत के अंदर। पहले मैंडेटरी नहीं था, अब मैंडेटरी करा है इस साल से। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा कि जो 20% पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर जो 20% की क्वांटिटी होगी वो किसकी रहेगी, इथेनॉल की। और अभी 80% किसका रहेगा, पेट्रोल का। इससे क्या होगा, जो बचत है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। जो पेट्रोल अभी 80-90 पे चल रहा है, 80 में तो नहीं चल रहा है, 95-97 पे चल रहा है, उसको उसकी कॉस्ट कटिंग करने में हेल्प मिलेगी। और जो इथेनॉल होता है वो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। जब हम शुगर केन से शुगर बनाते हैं तो हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। बाय प्रोडक्ट समझते हो क्या? सर जो उस जब
वो शुगर केन निकालते हैं, मतलब उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। हाँ, काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। उसी से उस वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रीट करके हम एक चीज निकालते हैं जिसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल मेज से भी बनता है। मेज, मेज क्या होता है? उससे भी इथेनॉल बनता है, राइट? देखो, अच्छा, इसका हेडक्वार्टर लिख लेना। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का कहां पर है? लंदन में। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा होमवर्क है। आप दो चीजें देख के आओगे। एक तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है शुगर केन का? ओके, लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? दोनों चीजें देख के आओगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी इंडिया ही है। शुगर का जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है वो कौन है? इंडिया। सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में शुगर को कंज्यूम करता है वो इंडिया है, और इसीलिए इंडिया इज वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर डायबिटीज के मरीज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाँ, रशिया भी उनमें से एक है, साउथ अफ्रीका भी उनमें से एक है, जिन कंट्रीज के अंदर जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट लिखो, एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में चल रही है, यूएनएलएफ। यूएनएलएफ बता रहा हूं। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये मणिपुर की एक नक्सलाइट ग्रुप है, नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ क्या किया गया है, एक पीस पैक्ट या पीस एग्रीमेंट को साइन किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट और मणिपुरी पुलिस, जिसमें ये लोग क्या करेंगे, ये जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पूरा का पूरा प्रोसेस चला रहे थे गवर्नमेंट को वहां से हटाने के लिए और मणिपुर को एक अलग नेशन बनाने के लिए, उसके ऊपर रोक लगेगी। तो आपको बेसिकली ये पूछ लेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट है ये इंडिया की कौन सी स्टेट से रिलेट करती है, तो उसका आंसर क्या आएगा? मणिपुर। तो इसके बीच में क्या हुआ था तो ये बनाया गया? अरे देखो, जब मणिपुर को इंडिया के अंदर शामिल किया गया था तो उसके ऊपर एक डायनेस्टी रूल करती थी। डायनेस्टी का नाम तो फिलहाल मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वहां के जो लोग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि मणिपुर को इंडिया के साथ जोड़ा जाए, बट इंडिया के साथ जोड़ा गया और वहां के लोगों ने हथियार उठा लिए थे कि हमें क्या करना है, मणिपुर को अलग करवाना है। और ये काफी टाइम से समवेयर अराउंड 1973-72 की बात है, 67 या 72 जहां से प्रोसेस चल रहा है। एग्जैक्ट ईयर मुझे फिलहाल ध्यान नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चीज देखो, द कोजी खोदे KOZHI कोजी खोदे इज अ प्लेस इन केरला जिसको क्या बोला गया है, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। और दोबारा से लिख देता हूं, नेशनल सिटी ऑफ लिटरेचर। कोजी खोदे कहां पर है ये? केरला। 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 और इसको क्या डिक्लेयर किया गया है? यूनेस्को लिटरेचर सिटी या सिटी ऑफ लिटरेचर। वहीं ग्वालियर भी लिखो, has declared it, हाँ, सिटी ऑफ लिटरेचर, इंटरनेशनल सिटी। ज्यादा लिखा जा रहा है। हाँ, लिखा नहीं जा रहा है, संगम पीरियड हुआ था, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, और उसमें काफी सारे जो संगम लिटरेचर था उसकी कंपाइलेशन आई थी, जो कि क्या करते हैं, वर्ल्ड के कल्चर को एनरिच करने में हेल्प करती है। और यहां से संगम पीरियड में बहुत सारा लिटरेचर इसने वर्ल्ड को दिया था, इसीलिए यूनेस्को ने इसको
इंटरनेशनल सिटी ऑफ लिटरेचर क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ग्वालियर को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल सिटी ऑफ म्यूजिक। ग्वालियर। हाँ, इंटरनेशनल सिटी ऑफ म्यूजिक इसको सर ग्वालियर। इंटरनेशनल सिटी ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट लिखना AI सेफ्टी समिट। AI सेफ्टी समिट AI सेफ्टी समिट ये हुई थी यूके यूनाइटेड किंगडम में। और इस AI समिट को जिसने प्रिसाइड किया था वो बेसिकली एक इंडियन थे और उनका नाम लिख लो, श्री राजीव चंद्रशेखर। श्री राजीव चंद्रशेखर। श्री राजीव चंद्रशेखर। और इस AI सेफ्टी समिट के अंदर जो चीजें डिस्कस हुई थी, बेसिकली समिट को करवाने का मतलब ये था कि AI से पढ़ने वाले ग्लोबल जो इंपैक्ट है उनको डिस्कस किया जाएगा। कितनी जॉब जनरेट होंगी, कितनी जॉब खत्म होंगी, किस किस फील्ड में जो AI है उसका यूज करके हम मैन पावर को या जो मैन पावर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और AI की वजह से जो जॉब लॉस होगा उसको कंपनसेट किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी चीजें किसमें डिस्कस करी गई थी, AI सेफ्टी समिट में। और अल्टीमेटली इसको प्रिसाइड किसने किया था, राजीव चंद्रशेखर ने। ये चीज क्लियर, कोई डाउट इसमें? एक और एयरक्राफ्ट आ रहा है MiG-21। यार ये तो इसके बारे में तो सबने सुना होगा। क्या मतलब उन्होंने और ये साइन किया है इसलिए नहीं, MiG-21 के लिए साइन नहीं किया, वो S-400 है, दैट इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। MiG-21 बाइसन का जो स्क्वाड है उसको क्या कर रहे हैं, स्क्वाडन है उसको क्या कर रहे हैं हम, लैंड कर रहे हैं या रिटायर कर रहे हैं या ग्राउंडेड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली MiG-21 पता होना चाहिए इंडियन एयरक्राफ्ट है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हमने किससे परचेज किया था, USSR से। What is the full form of USSR? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट। ठीक है, अब जो पास्ट का USSR था वो करंट का क्या है, रशिया है। और USSR डिसइंटीग्रेट कब हुआ था, 1991 में। डिसइंटीग्रेट होने के पीछे के आपको कारण पता है, कोई आइडिया? याद है सर, बताया था मैंने। लेवल से पढ़ा। देखो बेसिकली क्या हुआ था, आप तालिबान का नाम सुने? कहाँ पे तालिबान? एक से अमित, कहाँ पे तालिबान? आपका नाम क्या है लास्ट? रमन के साथ वाला क्या नाम आपका? विनीत। तालिबान कहाँ पे है पता नहीं। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ, सॉरी, इंडिया में कितनी यूटीज है? यूटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडिया में कितने टाइप के स्टेट होते हैं, मतलब इंडिया में कितनी टाइप की टेरिटरी है? पॉलिटी होगी ना सभी की, आई गेस। 7 टाइप। कितने यूटीज है? 7 और 8? 8 है। इससे आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं शायद। ठीक है, यूएसएसआर के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। देखो यूएसएसआर लोकेशन क्या तालिबान? अफगानिस्तान। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो, ऑल दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका नाम आया तो एक बार समझ लो इसको थोड़ा सा। कोल्ड वॉर के बारे में सुना आप लोगों ने?
कोल्ड वॉर बेसिकली देन यूएसएसआर और जो करंट का रशिया है उसके बीच में और यूएसए के बीच में चल रही थी, जो कि लगभग चली थी कहां से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से लेकर 1991 जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। कोल्ड वॉर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना तो डायरेक्टली यूएसए ने कभी अपनी मिलिट्री का यूज किया, ना ही कभी यूएसएसआर ने अपनी मिलिट्री का यूज किया, तो वेपन्स का यूज नहीं हुआ, इसलिए हम इसे कोल्ड वॉर बोलते हैं। अब इस कोल्ड वॉर के अंदर क्या चल रहा था, जो यूएसएसआर और यूएसए थे वो दोनों ही एक दूसरे से कंपीट कर रहे थे वर्ल्ड की सुपर पावर बनने के लिए, चाहे फिर वो साइंटिफिक फील्ड हो, वेपन की फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, राइट। अब यहीं से हमें तालिबान का जेनेसिस देखने को मिलता है। जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर की पॉलिसी थी एक्सपेंशन की। यूएसएसआर के जो अलाइज थे वो बेसिकली उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, और उसी के साथ साथ जो यूएसएसआर था वो अफगानिस्तान के अंदर भी एंटर करने के लिए कोशिश कर रहा था। अब यूएसए को ये चीज लगी कि अगर यूएसएसआर अफगानिस्तान के अंदर घुस जाएगा तो पूरे के पूरे एशिया पे पकड़ किसकी बन जाएगी, यूएसएसआर की, और मैं वर्ल्ड में पड़ जाऊंगा वीक, जो मेरा वर्ल्ड पावर बनने का एक सपना है वो टूट जाएगा। तो बेसिकली यूएसए क्या करता है, यूएसए पहले इंडिया के पास आता है, इंडिया से सपोर्ट मांगता है कि हमने क्या करना है, यूएसएसआर के साथ फाइट करनी है, तो आप बेसिकली हमारे अलाय बन जाओ, बदले में जो मदद होगी हम करेंगे। बट इंडिया स्टार्टिंग से ही यूएसएसआर के एक अलाय था, तो यहां पे अमेरिका की बात चली नहीं। दूसरी तरफ था पाकिस्तान, जो बिल्कुल ही इकोनॉमिकली ड्रेन्ड कंट्री था, उसके पास अपने कोई रिसोर्सेज नहीं थे। यूएसए ने सपोर्ट मांगा किससे, पाकिस्तान से, कि हमें क्या करना है, यूएसएसआर को अफगानिस्तान के अंदर घुसने से रोकना है, राइट। फिर क्या होता है, जो यूएसए और पाकिस्तान होते हैं मिलके एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं जिसका नाम होता है तालिबान। तालिबान का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ एजुकेटेड पीपल्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, जो यूएसए होता है, यूएसए पाकिस्तान को पैसे देता है, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, किस लिए, ताकि वो तालिबान को दे सके। लेकिन पाकिस्तान वहां पे क्या करता है, पाकिस्तान वहां से कुछ पैसे, फॉर एग्जांपल $100 मिलियन की एड आई, पाकिस्तान ने $5 मिलियन किसको पकड़ा दिए, तालिबान को, $95 मिलियन अपने पास रख लिए। जो मॉडर्न हथियार भेजे यूएसए ने तालिबान को देने के लिए, वो डायरेक्टली क्या किया, पाकिस्तान ने अपने पुराने हथियार दे दिए तालिबान को और नए हथियार अपने पास रख लिए। इससे क्या हुआ, जो तालिबान थे उनकी पाकिस्तान से बिगड़ी, और अभी भी पाकिस्तानियों को वो पसंद नहीं करते हैं जो अफगानिस्तान के लोग होते हैं। दूसरा रीजन ये हुआ कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में स्ट्रांग होता गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 1971 की वॉर, 1965 की वॉर लड़ी, क्योंकि 1949 में हम एक बार इसको हरा चुके थे, और यही 1950 से 1975 वाला फेज था जिसमें पाकिस्तान स्ट्रांग हो रहा था। और बेसिकली पाकिस्तान और यूएसए ही रिस्पॉन्सिबल है तालिबान को खड़ा करने के बीच। चीज समझ में आई, बहुत ब्रीफली बताया है, इतना भी फ्री होता नहीं है, ठीक है। आगे करते हैं। 65 में जब वॉर हुई तब नहीं लगी ना नेशनल इमरजेंसी, नहीं लगेगी, 66 या 7 में लगी शायद एक बार, एंड देन 72 में लगी थी, 75 में लगी थी, 71 में, हाँ 71 में, सॉरी 71 एग्जैक्ट ईयर से याद नहीं है। नेक्स्ट लिखो, द नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या लॉन्च किया है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। वन नेशन कॉमा वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। अब आपको जो यहां से क्वेश्चन बनेगा वो क्या किया जाएगा, ये बनेगा कि जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, नेशनल मेडिकल कमीशन। अब इसके अंदर क्या होगा, हर एक डॉक्टर को एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उसकी पूरी कंट्री के अंदर क्या होगी, वेरिफिकेशन करी जाएगी। तो इस प्रोग्राम के अंदर हर एक डॉक्टर के लिए एक पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर या यूनिक आईडी जनरेट करी जाएगी। सो अंडर दिस प्रोग्राम every doctor will get allocated
एन यूनिक आईडी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं होता सर, वो किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर सर लाइन किसी का भी सर ये बात करते हैं समथिंग तो यूनिक ही तो होगा सर। समझा नहीं मैं भी आपका क्वेश्चन क्या है? रजिस्ट्रेशन सर नंबर आपने कहा था यूनिक होगा सर, हम्म। लाइक सर मैं किसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो मेरा यूनिक है ए जो 727265 वो तो यूनिक ही है सर। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पहले के टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑफलाइन मोड में है। सो उसको पूरी तरीके से ऑनलाइन करने के लिए ये जो नए नंबर है या जो नई यूनिक आईडी है उसको जनरेट करवाई जा रही है, जस्ट टू डिजिटलाइज द होल प्रोसीजर। ये नए यूनिक नंबर प्रोवाइड करे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, द मत्स्य 6000, द मत्स्य 6000, द मत्स्य 6000। ये क्या है? इंडिया का डीप ओशन प्रोग्राम है। डीप ओशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया। इसमें क्या करेंगे, एक सबमरीन टाइप बनाई जाएगी जिसको ओशन के नीचे ले जाकर ओशन की एक्सप्लोरेशन वगैरह परफॉर्म करेंगे। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी जो सेम चीज करवाती थी, किसके बेसिस पे? टूरिज्म के बेसिस पे, ये रिसर्च प्रोग्राम के लिए। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? और वो इस बार के सीडीएस और कुछ 2-3 गवर्नमेंट एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा भी गया था, सीडीएस में भी वो क्वेश्चन आया था। नाम क्या था उस ऑर्गेनाइजेशन? क्रैश हुई। हाँ, जो सबमरीन क्रैश हो गई। नाम और वो सही था सर नाम। ओशन गेट्स। हाँ, ओशन गेट्स। ओशन गेट्स। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था ओशन गेट। वो ओशन गेट टूरिज्म के बेसिस पर क्या करती थी, जो भी बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन हुआ करते थे या जो भी टाइटैनिक में इंटरेस्ट रखने वाले लोग थे, उनको ऐसी ही सबमरीन में बिठाकर टाइटैनिक के अंदर घुमाया जाता था, सिंक जो हो चुकी है, और उससे चार्ज किए जाते थे पर पर्सन $1 लाख, 1 लाख या $2 लाख थे। और उसमें क्या हुआ, हादसा हुआ जिसके अंदर कुछ 6 या 7 लोग थे और उन सबकी डेथ हो गई थी, और ये बहुत ज्यादा करंट में था। तो ये मार्च के जो अप्रैल में सॉरी अभी जो सितंबर वाले पेपर्स हुए थे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, उनके अंदर ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया था, इंक्लूडिंग सीडीएस। ये चीज क्लियर? तो किसका प्रोग्राम है? इंडिया का डीप ओशन प्रोग्राम है, और ये बेसिकली एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। नेक्स्ट लिखो, एनकोर, ENCORT, एनकोर। लॉन्च किसने किया इसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। लॉन्च बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और बेसिकली काम क्या होगा इसका? इस ऐप के थ्रू, एनकोर एक ऐप है जिसको किसने लॉन्च किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी? जो भी रियल टाइम डेटा होता है इलेक्टोरल रोल से लेकर दूसरी चीजों का जो इलेक्शंस में नेसेसरी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस ऐप पे प्रोवाइड करे जाएंगे, ताकि आपको इधर उधर किसी भी ऑफिस में जाकर भटकना ना पड़े। इलेक्टोरल रोल्स होते हैं ना, जिसमें नाम लिखे होते हैं बंदों के, उस इंफॉर्मेशन से लेकर कौन से बंदे जो है जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है, उन सभी की इंफॉर्मेशन इस ऐप के अंदर मिलेगी, जिससे जो वोटर्स हैं उनको कन्वीनियंस हो सके और ज्यादा डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े। It contains the list of those who Electoral are on rolls. duty. हाँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मेरा युवा मेरा भारत, माय भारत। स्कीम है एक, मेरा युवा या मेरा युवा भारत, सॉरी मेरा युवा भारत। ये जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, स्कीम के नाम बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं। क्या लगता है कैलाश? Poetical. है ना? शायरी. काइंड ऑफ। और इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या? माय भारत। ये बेसिकली लॉन्च करी गई है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसमें क्या किया जाएगा?
जो इंडिया के यूथ है, यूथ में भी पर्टिकुलर एक कैटेगरी होती है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, जो 15 से 24 साल की एज होती है। वर्ल्ड लेवल के अकॉर्डिंग उन लोगों को यूथ माना गया है। इंडिया के अकॉर्डिंग जो 15 से 29 साल की जो एज होती है उसको यूथ माना गया है। लेकिन इस वाले जो प्रोग्राम है, इस वाले प्रोग्राम के अंदर 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं या जो यूथ हैं उनको टारगेट किया जाएगा क्या करने में, जो आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो बेसिकली टोटली डिजिटलाइज होगा, तो उनकी डिजिटल इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए इन अ बेटर फॉर्मेट इस वाली स्कीम को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। To enhance their digital इन्वॉल्वमेंट, skills. हाँ काइंड ऑफ, 10 to 19 होंगे। हाँ 10 to 19। सर ये थोड़ा एक बार ब्रीफ कर देना कि मेरा योगा क्या, इसका पर्पस क्या है? ये एक स्कीम है जिसमें 10 से 19 साल के जो यूथ होंगे उनकी डिजिटल एंगेजमेंट को इनहेंस किया जाएगा। आज इतना ही करते हैं। अच्छा, एक न्यूज और लिख लो। एक अवार्ड आता है जिसको बोलते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ। एक अवार्ड आता है जिसका नाम क्या है, चैंपियंस ऑफ अर्थ, और ये कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट इज गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड में बेसिकली क्या करते हैं, जो लोग अर्थ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अच्छे स्टेप्स उठाते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड देता कौन है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और आपका नेक्स्ट क्लास के लिए जो काम होगा वो ये होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो आप बता कर आएंगे। मिला किसी को नहीं है, ये जस्ट न्यूज में था। मिलता ही नहीं। जो अर्थ को प्रोटेक्ट करवाने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बढ़िया काम करते हैं उनको मिलता है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास अवार्ड में। वगैरह ये क्या है? अवार्ड है। थैंक यू गाइस।